हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अमृत। स्टडी IQ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के उस बदमाशी के बारे में और भारत के उस जवाब के बारे में जिससे पाकिस्तान आर्थिक मोर्चे पर बहुत ही बड़े संकट में जा रहा है। देखिए, पहलगाम जब अटैक हुआ उसके बाद आप सबने देखा और हम सब ने देखा कि किस तरीके से सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को, और पूरी दुनिया में उसकी किरकिरी हुई। उसने खुद भी अपनी किरकिरी कराई। लेकिन एक दूसरा मोर्चा भी है जिस पर भारत ने लगातार तमाचा मारा है पाकिस्तान को, और वो मोर्चा है आर्थिक मोर्चा, जो कि सबसे बड़ा मोर्चा होता है किसी भी देश की कमर तोड़ने के लिए। तो पाकिस्तान की कमर किस तरीके से टूटी कि जैसे ही पहलगाम अटैक हुआ 24 अप्रैल को भारत ने कहा अटारी बॉर्डर के जरिए, जो लैंड बॉर्डर के जरिए हमारा व्यापार हो रहा था इंडिया और पाकिस्तान के बीच, उस पर बैन लगा दिया। 2 मई को एक नोटिफिकेशन जारी करती है भारत सरकार, और भारत सरकार ने 2 मई के नोटिफिकेशन में कहा कि कोई भी शिप यहां डॉक नहीं होगी जो भी पाकिस्तान के ओरिजिन का कोई भी गुड्स लेकर, वस्तु लेकर आने वाली कोई भी शिप भारत नहीं आएगी, भारत में नहीं एंटरटेन की जाएगी, उतारी नहीं जाएगी। और भारत की और पाकिस्तान के बीच ना तो लैंड बॉर्डर से, ना ही शिपमेंट के जरिए कोई भी व्यापार नहीं होगा। पाकिस्तान है बदमाश मुल्क, आपको पता है। तो पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने अपना सामान UAE को दे दिया और कहा कि तुम अपने नाम पर बेच दो भारत को। भाई, पाकिस्तान से खजूर, ड्राई फ्रूट्स, सीमेंट, जिप्सम, ग्लास, यही सब भारत लेता है। तो उसने UAE को कहा कि भैया मेरी मदद करो, अभी तो बहुत हालत खराब है, एक काम कर लो, ये खजूर है और ये साथ में इसके ड्राई फ्रूट्स हैं, यही सब हम बेचते थे भारत को, अपने नाम पर भिजवा दो वहाँ। UAE ने साथ दिया पाकिस्तान का, और UAE एक थर्ड कंट्री, और UAE जैसे और भी कंट्रीज जो होंगे उनकी भी अब उनको भी मैसेज चला गया होगा कि किसी थर्ड कंट्री के जरिए पाकिस्तान के ओरिजिन का सामान भारत नहीं आएगा, इस पर बैन लगा दिया है, ब्लॉक कर दिया है भारत सरकार ने। और यही खबर है, इस खबर को समझते हैं। देखिए, DRI यानी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, जिसके नाम में ही है इंटेलिजेंस, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर में एक एजेंसी है और एंटी स्मगलिंग एजेंसी है, भारत की सबसे बड़ी। DRI ने शुरू किया है ये ब्लॉकिंग प्रोसेस। किसी भी थर्ड कंट्री के जरिए पाकिस्तान के ओरिजिन का कोई भी सामान इंडिया में ना आए, ये ब्लॉकिंग प्रोसेस शुरू कर दिया है DRI ने। ठीक, DRI है क्या? एपेक्स एंटी स्मगलिंग बॉडी है। एपेक्स का मतलब ही है क्या कि शीर्ष, सर्वोच्च एंटी स्मगलिंग एजेंसी है इंडिया की। फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर में है। फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर में सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स के अंडर में काम करता है ये DRI। ठीक है, ये क्या क्या करता है इस बारे में भी सवाल कभी पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखिए क्योंकि ये चर्चा में आ गया है। तो ये क्या क्या करता है? ये करता है ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकता है, ये स्मगलिंग को रोकता है। ठीक है, इलीगल जो व्यापार हो रहे हैं, इलिसिट जो ट्रेड हो रहे हैं, जैसे वन्य जीवों का अवैध व्यापार, ये रोकता है। एनवायरमेंट रिलेटेड, एनवायरमेंट के लिहाज से जो सेंसिटिव आइटम्स हैं उनका अवैध व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ, ठीक है, जो भी ड्रग से रिलेटेड अवैध व्यापार हो रहे हैं, कमर्शियल फ्रॉड को रोकता है, इवेजन ऑफ कस्टम ड्यूटी यानी जहां भी कस्टम ड्यूटी की चोरी हो रही है, इन सारी चीजों को रोकने का, उनको जांचने का काम DRI का है। और यही DRI ने, भारत सरकार के DRI ने एक्शन लिया है। ठीक है, बैन ऑन द इंपोर्ट एंड ट्रांजिट ऑफ ऑल गुड्स ओरिजिनेटिंग इन और एक्सपोर्टेड फ्रॉम पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू प्रीवियस नोटिफिकेशन। ये प्रीवियस नोटिफिकेशन कब आया था? 2 मई को। 2 मई को एक नोटिफिकेशन जारी किया था, अभी मैंने आपको बताया, भारत सरकार ने। और उसमें इंपोर्ट पर तो बैन लगा ही दिया गया है। इंपोर्ट पर मतलब भारत में पाकिस्तान से कोई भी सामान आयात नहीं होगा। और ट्रांजिट ऑफ ऑल गुड्स, ठीक है, जो परिवहन होता है, आता है यहां पर शिप्स, उन सब पर बैन कर दिया गया। इवन कंसाइनमेंट्स, ऐसे कंसाइनमेंट्स जो 2 मई के पहले, 2 मई को नोटिफिकेशन जारी हुआ ना कि कोई भी कंसाइनमेंट शिप के जरिए यहां नहीं आएगा,
लेकिन 2 मई के पहले भी अगर पाकिस्तान से कोई शिप चली है सामान लेकर, गुड्स लेकर भारत के लिए, वो भी यहां डॉक नहीं की जाएगी। ये बहुत ही कड़ा रुख होता है। देखिए, अगर ये सामान्य तौर पर कोई एक्शन लिया गया है तब तो चलिए बात ठीक है। उसमें होता यह है कि जिस दिन नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके पहले जिन ट्रेडर्स ने भेज दिया है सामान, शिपमेंट उनका निकल गया है शिप, उनको तो फिर सामान आने देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ये तो 2 मई के पहले का था ना, चलो कोई बात नहीं। लेकिन भारत का कड़ा रुख ये है कि 2 मई के पहले भी अगर सामान भेजा गया है, गुड्स भेजा गया है पाकिस्तान की तरफ से, तो वो भी अलाउड नहीं है, उस पर भी ये बैन है। ठीक। अब जनरली होता क्या है इस तरह की बदमाशी में? ये होता है कि पाकिस्तान ने यूएई को कहा कि भैया मेरी मदद करो, मेरा सामान है, हमको पैसा दे देना उससे लेकर। आप समझ रहे हैं ना हो क्या रहा है? आपने मुझे मना कर दिया है कि मैं आपको कुछ बेच सकूं, तो मैंने एक तीसरे को कहा कि ये ले लो, मुझे पैसा दे देना, इसको बेच दो। यही काम किया है पाकिस्तान ने। तो यूएई के जरिए ये जो काम कर रहा है, इसमें दिक्कत क्या होती है? भारत सरकार को अगर पहचानना हो कि भाई ये सामान जो यूएई से आया है और यूएई को हम पे कर रहे हैं, ये किस ओरिजिन का है, क्या यूएई का ही है या फिर पाकिस्तान का है, इसको पहचानना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इसमें स्क्रूटनी करनी पड़ती है टफ लेवल की, और लेवलिंग की वेरिफिकेशन से पता चला कि भैया ये पाकिस्तान का माल है, यूएई का माल नहीं है। ठीक। पाकिस्तानी डेट्स और ड्राई फ्रूट्स, यानी पाकिस्तान के जो खजूर हैं और ड्राई फ्रूट्स, ये संदेह जताया जा रहा है कि ये इस रूट से आ रहे हैं, यूएई के रूट से। ठीक है। और पाकिस्तान के फ्लैग्ड शिप, यानी पाकिस्तान का झंडा लगाए हुए शिप को ऑलरेडी कुछ पोर्ट्स पर डीआरआई ने मना कर दिया है डॉक करने से, कि यहां आपके शिप्स आएंगे ही नहीं, दूर से ही दुआ सलाम, भागिए पीछे। ठीक है। अब हो ये रहा है कि पाकिस्तान के जो व्यापारी हैं वो बड़े एंजाइटी में है, परेशान हैं, घबरा रहे हैं, क्योंकि उनका तो भैया पैसा लगा है ना, उनको पैसा कमाना है। भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, 3800 करोड़ रुपए का दोनों के बीच सालाना, इस समय की वर्तमान स्थिति में देखेंगे तो फिर 38,000 करोड़ रुपए का व्यापार है। 23-24 का ये आंकड़ा है सालाना। भारत पर तो असर नहीं पड़ेगा, पाकिस्तान की हालत खराब हो जाएगी। अब ये पूरा का पूरा ट्रेड रुका है। जब पाकिस्तान के व्यापारी परेशान हैं, जा रहे हैं अपनी अथॉरिटीज के पास कि ये हो क्या रहा है यार, हम तो पैसा सामान भेज दिए, तो लेने से ही मना कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने पहलगाम अटैक कराया। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं कि 21 मई से नए बैच की शुरुआत हो रही है। आप इस बैच में जुड़ने चाहते हैं तो अमृत लाइव का यूज कीजिए कोड, और 31,999 रुपये में बैच की शुरुआत आपको मिल जाएगी, शुरुआती प्राइस मिल जाएगी। सुबह 8 बजे का ये बैच है, और आप इसमें एडमिशन लेने के लिए क्या कर सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ एक लिंक दिया हुआ है बैच परचेज करने का या फिर कोर्स परचेज करने का या एडमिशन लेने का। उसमें जाकर एडमिशन ले लीजिए, और एडमिशन लेकर वहाँ जानकारियाँ भी पढ़ लीजिएगा। अमृत लाइव कोड का यूज़ करके आराम से एडमिशन ले सकते हैं। चलिए, बायलैटरल ट्रेड की बात अगर करें, यानी द्विपक्षीय व्यापार की बात करें और भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो क्या क्या स्थिति रही है उसको देख लीजिए। देखिए, ऑलरेडी जब पुलवामा का अटैक हुआ था, पुलवामा मतलब 2019 का अटैक, उसके बाद भारत ने नकेल कस दी थी पाकिस्तान की। तो जो द्विपक्षीय व्यापार ऊपर था वो धीरे धीरे, ऊपर मतलब ज्यादा का होता था, वो धीरे धीरे डाउन होना शुरू हुआ 2019 के बाद से। तो बायलैटरल ट्रेड की अगर बात करें तो ये डिक्लाइन होना शुरू हो गया था 2019 से ही, जब 200% की ड्यूटी लगा दिया था भारत सरकार ने पाकिस्तानी गुड्स पर। ठीक है। और ये डेटा कौन बता रहा है? लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का डेटा है कि 200% जब लगाया गया ड्यूटी, तो ऑब्वियसली ट्रेड को नुकसान होगा। इंडिया का डिसीजन जो 24 अप्रैल को आया, ये तो बात हो गई 2019 की, ये ऑलरेडी डिक्लाइनिंग था। 24 अप्रैल को यानी पहलगाम अटैक के बाद जब अटारी बॉर्डर को क्लोज किया इंडिया ने, आईसीपी यानी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को वहां पर क्लोज कर दिया और लैंड रूट से व्यापार को होल्ड पर डाल दिया, तो उस समय समझिए 3886.53 करोड़ रुपए का व्यापार इंडिया और पाकिस्तान के बीच हो रहा है, जिस पर रोक लगा दी गई पहलगाम अटैक के बाद।
रिड्यूसिंग जो पैटर्न है अगर उसको देखिएगा तो फिर 2018-19 में ये आंकड़ा कितना है, 4,370 करोड़ के आसपास का द्विपक्षीय व्यापार था, यानी पुलवामा के पहले की बात हो रही है। पुलवामा के बाद ऑब्वियसली 200% की ड्यूटी लग गई तो डिक्लाइन शुरू हुआ, और ये डिक्लाइन होते होते 2018-19 से 2022-23 जाते जाते आधा के करीब रह गया। 2022-23 में ये आंकड़ा कितना रह गया, 2257 करोड़ के आसपास। ये डेटा आपको रटना नहीं है, बस ट्रेंड देखना है। फिर चलिए फिर से धीरे धीरे चीजें नॉर्मल हुई और 2023-24 में जैसा मैंने बताया कि ये आंकड़ा पहुंच गया 3886 करोड़ के आसपास। अब बताइए ये आंकड़ा कैसे जाएगा, अब 18-19 से डिक्लाइन, फिर सुधार, और फिर अब ये ऐसे नहीं जाएगा बल्कि ऐसे गिरेगा। ठीक है, तो इस तरीके से भारत ने कंट्रोल किया है। इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता है, इंडिया एक्सपोर्ट करता है सोयाबीन, पोल्ट्री में जो खाना होता है मुर्गियों का खाना, वेजिटेबल सब्जियां, लाल मिर्ची, ये सब इंडिया एक्सपोर्ट करता है। और बदले में पाकिस्तान से क्या इंपोर्ट होता है इंडिया में, ड्राई फ्रूट्स, डेट्स जो यूएई के जरिए भेज रहा था वो, जिप्सम, सीमेंट, ग्लास, काला नमक इत्यादि, ये सब हर्ब्स, ये सब पाकिस्तान से आते थे। अटारी बॉर्डर के जरिए ये सारा बिजनेस होता था। ठीक है, तो अटारी बॉर्डर बंद। अटारी वाघा लैंड रूट कब ओपन हुआ था, पहली बार 2005 में ओपन हुआ था। और जो आईसीपी अभी बंद किया गया है, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, ये 2012 में ऑपरेशनल हुआ था अटारी बॉर्डर से, जिसको अब बंद कर दिया गया है पहलगाम के अटैक के बाद। चल अब देखिए जो पाकिस्तान के व्यापारी हैं उनकी क्या स्थिति है। उनकी यही स्थिति है कि पिछले साल मई में एक प्रोटेस्ट हुआ था जो पाकिस्तान के ट्रेडर्स ने किया था, पीओके में, हालांकि है तो भारत का ही अभिन्न अंग है, लेकिन कब्जा जमाए बैठा है पाकिस्तान। तो पीओके की बात है जहां वायलेंट स्ट्रीट प्रोटेस्ट हुए थे। और ये प्रोटेस्ट करने वाले कौन लोग थे, ट्रेडर्स के ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे। क्यों कर रहे थे, खाने का दाम बढ़ रहा है, ईंधन का दाम बढ़ रहा है, बाकी सामान का दाम बढ़ रहा है, इस विरोध में प्रोटेस्ट हुआ था। अब सोचिए क्या होगा, अब तो और बुरा हाल होते जाएगा। जब ट्रेड ही नहीं है इंडिया से तो ठीक ठाक उसकी इकोनॉमी पर असर पड़ेगा, भारत की इकोनॉमी पर उतना असर पड़ेगा नहीं। 2.6% का ग्रोथ रेट आईएमएफ ने रिवाइज करके कहा है कि पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट होगा वो ऑलमोस्ट 2.6% होगा। और कल खबर आई थी कि यूएन का मानना है कि ये 2.3% के आसपास होगा। तो आप समझिए 2.3% के आसपास के ग्रोथ रेट पर पाकिस्तान ऑलरेडी परेशान है। ठीक है, दूसरी बात, 1990 में इंडिया ने, ये फैक्चुअल जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि 90s के लास्ट में, 90 के दशक के अंत में इंडिया ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया था ट्रेड को बढ़ाने के लिए। मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस देने के बाद भी पाकिस्तान ने कभी भी इंडिया को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा नहीं दिया। और फाइनली जब पुलवामा अटैक हुआ 2019 में, इंडिया ने रिवोक कर लिया ये एमएफएन का जो स्टेटस है। ये आपकी फैक्चुअल जानकारी होनी चाहिए। तो जो डिक्लाइन आया था 18-19 के बाद, उसमें ये भी एक मेजर रीजन था कि एमएफएन का स्टेटस भारत ने, मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस भारत ने पाकिस्तान से ले लिया था। गवर्नमेंट काम कर रही है किस चीज पर, पाकिस्तान को वापस से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डलवाने के लिए दबाव बना रही है। एफएटीएफ जिसका मतलब क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि एक ग्लोबल वॉचडॉग है, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर नजर रखता है। ठीक है, तो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट का मतलब क्या है कि ग्रे लिस्ट में उन कंट्रीज को डाल दिया जाता है और फिर उनको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है जो कंट्रीज टेरर फंडिंग के लिहाज से, मनी लॉन्ड्रिंग के लिहाज से हेवन कंट्रीज हैं, स्वर्ग की तरह हैं। और ग्रे लिस्ट में डालने के बाद ब्लैक लिस्ट का भी रास्ता साफ हो जाता है।
क्योंकि ब्लैक लिस्ट में डालने का मतलब हुआ कि आपकी जगह, आपकी कंट्री हेवन कंट्री नहीं है, केवल आप कर रहे हैं ऐसा, आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं, तो आप ब्लैक लिस्ट में चले जाते हैं। तो एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में फिर से पाकिस्तान को डालने के लिए भारत दबाव डाल रहा है। एफएटीएफ क्या है? इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स सेट करती है। किस चीज को प्रिवेंट करने के लिए? इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइम्स को रोकने के लिए और टेररिज्म के सहयोग को रोकने के लिए ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को क्रिएट करता है। इसी की ग्रे लिस्ट की बात हो रही है। एफएटीएफ स्टैब्लिश हुआ था 1989 में, ये फैक्चुअल जानकारी है, कभी आपसे पूछा जा सकता है, जो कि G7 समिट जब पेरिस में हुआ था 1989 में, तब एफएटीएफ को इसी पर्पज से बनाया गया था। ठीक है, तो शुरुआत में तो मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ाई करना इसका पर्पज था, धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ता चला गया। किसको कहते हैं? मैंने बता दिया कि जो सेफ हेवन माना जाता है सपोर्टिंग टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को, उनको रखा जाता है एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट को। एक बार पाकिस्तान होके आ चुका है, उससे बाहर निकला है, उससे काफी नुकसान होता है। चलिए, भारत ने एक और दबाव बनाया है कि जो आईएमएफ ने, अभी आपने सुना होगा कि बेल आउट पैकेज दे दिया था, तो जो मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, बहुपक्षीय विकास बैंक हैं, उन पर भी भारत दबाव बना रहा है कि फंड जो दिया जा रहा है, लोन जो दिया जा रहा है पाकिस्तान को, उस पर लगाम लगाए और इस बात की जांच करे। आईएमएफ से भी भारत ने यही कहा था कि भैया पैसा तो दे रहे हो, लेकिन क्या इस बात की जांच कर रहे हो कि ये पैसा पाकिस्तान खर्च कहां कर रहा है? ये पाकिस्तान खर्च कर रहा है टेरर फंडिंग में, तो क्यों दे रहे हो पैसा? तो इस बात का भी प्रेशर भारत ने बनाया है। वर्ल्ड बैंक हो, एशियन बैंक हो, आईएमएफ हो, सब पर इस बात का प्रेशर बनाया जा रहा है। इसके अलावा भारत ने क्लियर कट मैसेज दुनिया को भी दे रखा है। अभी जैसे यूएई को एक मैसेज चला गया, क्लियर कट मैसेज दे रखा है कि अगर पाकिस्तान के मामले पर आप हमारे साथ नहीं हैं तो आप हमारे खिलाफ हैं, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। जैसे टर्किश कंपनी है एक सेलेबी, बड़ी कंपनी, ये जो एयरपोर्ट वगैरह आप जाएंगे ना, तो ग्राउंड हैंडलिंग का इनको टेंडर मिला रहता है बड़े लेवल पे। ग्राउंड हैंडलिंग मतलब जो भी आपके सामान वगैरह, सिक्योरिटी चेक इन होता है, उसके बाद सामान वगैरह लेके जाता है, वो सब जो काम है वो करता है। सेलेबी नाम की कंपनी है, टर्किश कंपनी है। इसके सिक्योरिटी का जो मिला हुआ था इसको परमिशन, उसको कैंसिल कर दिया गया है। ये पहुंचा है हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट। ठीक है, यानी अब इंडिया से इसके बोरिया बिस्तर को बांधने की तैयारी हो रही है। क्यों? क्योंकि तुर्की ने दिखाया, एक तो टर्किश ड्रोन अटैक कर रहे थे, दूसरा वो सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान का। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जेएनयू सहित कई यूनिवर्सिटीज़ ने अपना एमओयू खारिज कर दिया है, रद्द कर दिया है तुर्की के यूनिवर्सिटीज़ के साथ। तो एक क्लियर कट मैसेज यहाँ से भारत ने दे दिया है कि भारत पाकिस्तान के मैटर पे, बलूचिस्तान की स्थिति आप देख ही रहे हैं कि बलूचिस्तान के कुछ नेताओं ने अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान, यहाँ के विदेश मंत्री ने फ़ोन किया पहली बार अफगानिस्तान के विदेश मंत्री को, और इसके ज़रिए भी पाकिस्तान पर दबाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। बलूचिस्तान वाला चलिए उनका इंटरनल मैटर है, लेकिन अफगानिस्तान वाले से तो दबाव बढ़ेगा। तो इस तरीके से पाकिस्तान घिरता हुआ दिख रहा है। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।